कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी जस्ट एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल था। प्लास्टिड के थाइलेकॉइड के अंदर एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और जैसे ही एटीपेज एंजाइम से ये एच आयन थाइलेकॉइड से निकलकर स्ट्रोमा में आते हैं तो यहाँ पर एटीपी बनाया जाता है। तो यहाँ ऐसा क्या होता है कि थाइलेकॉइड के अंदर एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। इसके मैंने 3 रीजन आपको बताए थे। पहला बताया कि थाइलेकॉइड के अंदर लगातार वाटर स्प्लिट होता है जिससे एच आयन बनते हैं। ये थाइलेकॉइड के अंदर होता है, इसलिए यहाँ लगातार एच आयन बने रहते हैं, प्रोटॉन बने रहते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मेम्ब्रेन से तो बाहर स्ट्रोमा में मौजूद एच आयन को ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अंदर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होता है और वो बाहर स्ट्रोमा से एच आयन को अंदर खींच लेता है। तो दूसरा आपका हो गया अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ग्रेना। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने बाहर से खींच लिया प्रोटॉन को। ठीक है, नेगेटिव चार्ज था तो बाहर से पॉजिटिव को अंदर खींच लिया। और तीसरा जो कारण था कि बाहर स्ट्रोमा में NaDH2 बनता है, NaDH2। तो ये कब बनेगा? जब एच आयन खर्च हो रहा है। तो बाहर स्ट्रोमा के एच आयन या तो साइटोक्रोम के द्वारा अंदर खींचे जा रहे हैं या NaDH2 बनाने में खर्च हो रहा है। तो बाहर जो आपका स्ट्रोमा है इसमें एच आयन का लो कंसंट्रेशन पाया जाएगा और अंदर लगातार पानी टूट रहा है, बाहर से प्रोटॉन को अंदर खींचा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पाया जाता है। ये जो ग्रेडियंट डेवलप होता है इसी के चलते यहाँ से जब प्रोटॉन मूव करते हैं थ्रू द एटीपेज एंजाइम तो एटीपी बनता है। क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के दौरान हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये एक जनरल बात थी जो आपको कल समझा दिया था, आपको समझ में आया होगा। 3 कारण थे। स्ट्रोमा में क्या बन रहा है? NaDH2 बन रहा है। तो बाहर हाइड्रोजन आयन लगातार कम हो रहे और अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, इसी के चलते ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। अब लाइट रिएक्शन लगभग हमारा खत्म हो गया। हमने PS फर्स्ट का भी फंक्शन देखा, हमने PS सेकंड का भी फंक्शन देखा, हमने साइक्लिक मूवमेंट और असाइक्लिक मूवमेंट दोनों देखे। PS फर्स्ट में असाइक्लिक मूवमेंट था, PS सेकंड में PS फर्स्ट में साइक्लिक और PS सेकंड में असाइक्लिक मूवमेंट था। और प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में मिलके आए हमारे पास ATP, NaDH2 और हमको मिला ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हमारे प्रोडक्ट थे और वाटर स्प्लिट हुआ था ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। अब हमको कैसे ये पता चला कि PS फर्स्ट और PS सेकंड 2 होते हैं? एक्चुअली एमर्सन नाम के जो व्यक्ति थे वो कुछ स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कुछ रेड लाइट में देखा फोटोसिंथेसिस को। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं केवल 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला लाइट अगर देता हूं तो फोटोसिंथेसिस होता है थोड़ा सा, और 700 में देता हूं तो भी फोटोसिंथेसिस होता है, और दोनों को मिक्स करता हूं तो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब ये दोनों सेंटर जब काम करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। केवल एक को इस्तेमाल करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। इस इफेक्ट को हम एमर्सन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आपको जानने की जरूरत नहीं है क्लास 11th में, फिर भी फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड वाकई में एमर्सन के एक्सपेरिमेंट से ही हमको कंफर्म हुआ था।
लाइट रिएक्शन में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जो आपकी बुक में कुछ एब्जॉर्प्शन के ग्राफ दिए हैं लाइट के वेवलेंथ के, वो भी आपको समझना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ जो आपके बुक में दिया है। कौन कौन से पिगमेंट है, किस लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वो आप थोड़ा समझिए। एक्चुअली जो हमारी लीव्स हैं उनकी जो मीजोफिल सेल हैं, हर मीजोफिल सेल में प्लास्टिड है और प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट हैं। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं मेनली वो यहाँ पे लिखे हैं। क्लोरोफिल ए है, वो एकदम ब्लू ग्रीन कलर का होता है, बहुत गहरे हरे रंग का होता है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल बी, ये भी हरे रंग का होता है लेकिन थोड़ा हल्का होता है, हम इसको बोल सकते हैं येलो ग्रीन। थोड़ा सा ग्रीन तो है पर इतना चटकदार ग्रीन नहीं होता। सबसे ज्यादा ब्लू ग्रीन होता है क्लोरोफिल ए और ये येलो ग्रीन होता है क्लोरोफिल बी। कई बार नीट एग्जाम में इनका एक कलर ही पूछ लिया जाता है। जेंथोफिल जो पिगमेंट है वो येलो कलर के होते हैं, जेंथोफिल। और कैरोटीनॉइड कहीं ना कहीं आपके ऑरेंज कलर के होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर के, येलो कलर के होते हैं कैरोटीनॉइड। ये जो पिगमेंट हैं ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम इनमें से कुछ पिगमेंट के ग्राफ देखें तो देखिए ये जो ग्रीन कलर से बनाया है वो क्लोरोफिल बी का पैटर्न दिया है कि ये किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे मालूम चलता है, सपोज इधर हमारा ब्लू है और इधर आपका रेड है, तो ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल बी ने, ठीक है। और क्लोरोफिल ए की बात करते तो क्लोरोफिल ए लगभग यहाँ पूरे ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन बाद में एब्जॉर्प्शन कम हो गया और फिर रेड पे जाके एक बार फिर से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ दिखाया, ठीक ऐसे ही कैरोटीनॉइड का ग्राफ दिखाया। तो कुल मिला के अगर ये सभी पिगमेंट एक साथ रहेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की वेवलेंथ को पूरा एब्जॉर्ब करने की पावर आ जाएगी इन अलग अलग पिगमेंट की, ठीक है। ऐसे इधर इस लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जहां जिस वेवलेंथ पे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उसी जगह पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं। एक्चुअली जिस वेवलेंथ की लाइट आप देखेंगे तो वहां कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, उससे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस वेवलेंथ पे बहुत ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, मतलब यहाँ ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और इधर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन निकला, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो स्पीड से हो रही है। तो इस तरह से ये पिगमेंट के कुछ ग्राफ आपको दिखाए गए हैं। अब ये ऊपर वाले ग्राफ और इसको, इन दोनों को मिक्स करके यहाँ दिखाया। इससे मालूम चल रहा है कि जिस जगह पर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है उस जगह पर ही ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अगर लाइट एब्जॉर्ब कम हो जाएगी पिगमेंट की तो उधर आपका फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दो पीक वैल्यू आती है, एक ब्लू कलर पे आती है, एक रेड कलर पे आती है। तो हमको ये मालूम चलता है कि ये दोनों ही वेवलेंथ की लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि इन्हीं वेवलेंथ की लाइट को हमारे अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था जिसको शायद आप कंफ्यूज हो रहे थे, अपने से केवल इसको पढ़िएगा। लीफ के ऊपर तो पूरा सभी 7 कलर की लाइट ही गिरती है, विबग्योर गिरती है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है PAR, मैंने आपको शायद क्लास 10th में समझाया होगा। मैंने क्लास 10th में आपको बताया था कि एक ग्रीन लीफ के ऊपर जितनी भी सनलाइट गिरती है, जितनी भी सनलाइट गिरती है उसका केवल 1% एनर्जी, केवल 1% एनर्जी ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो पाता है। और इसका मतलब इसका मैक्सिमम एनर्जी जो है वो तो यूज ही नहीं हो पाएगा। तो किस वेवलेंथ, एक्चुअली हम बात करें विबग्योर की, तो किस वेवलेंथ की लाइट को फोटोसिंथेटिक एक्टिव मानते हैं, तो वो आपका PAR कहलाता है। PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब सभी की सभी रेडिएशन हर एक वेवलेंथ को तो यूज नहीं किया जा सकता, केवल PAR को ही यूज होता है।
और ओनली 1% इंसिडेंट एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आपको तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक नाम याद कर लीजिए, इतना ही जरूरत पड़ने वाला है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, सनलाइट की वो रेडिएशन जिनसे फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है उनको हम PAR बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद अब आज क्लास शुरू कर रहे हैं, वो है डार्क रिएक्शन। हालांकि मैंने कल आपको समझा दिया था डार्क रिएक्शन कि यहाँ दो रास्ते हो सकते हैं, या तो C3 रास्ता होगा या C4 रास्ता होगा। वो आप बार बार ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या है, ये C3 क्या है, C4 क्या है। देखिए एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करो। ये आपका प्लास्टिड था, प्लास्टिड के अंदर ये आपके थाइलेकॉइड थे। ठीक है, तो यहां पर हो रही है लाइट रिएक्शन। यहां पे क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन। और जो इनके प्रोडक्ट निकले वो बाहर स्ट्रोमा में आ गए। प्रोडक्ट कौन कौन से थे, ATP और NADH2। ये प्रोडक्ट कहां पे हैं, यहां पर ये स्ट्रोमा में मौजूद हैं। यहां पर होंगी एंजाइमेटिक प्रोसेस, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो यहां केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बनाते हैं ग्लूकोज। ऐसा करके हमारे जो हमने एक हिस्ट्री वाला देखा था, फर्स्ट जो टॉपिक देखा था उसमें देखा ना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रैक्टिकल करके प्रूव किया कि वहाँ CO2 भी यूज होता है, वहाँ H2O भी यूज होता है, वहाँ सनलाइट भी यूज होता है, क्लोरोफिल भी यहाँ पे एज ए मशीनरी काम करता है, तब जाकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हमको इतना तो समझ में आया कि भाई वाटर का इस्तेमाल तो हुआ था लाइट रिएक्शन में, वाटर का इस्तेमाल तो हो गया, उसने ऑक्सीजन इवॉल्व किया और NADH2 बनवाया, वाटर का तो इस्तेमाल समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको ये ग्लूकोज बनाना है तो आपको CO2 चाहिए। इसका मतलब इस प्लास्टिड के अंदर अब जो डार्क रिएक्शन होने वाली है वहां कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होना है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर स्ट्रोमा में अवेलेबल होना चाहिए। तो प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से एयर अंदर आती है बिटवीन द मीजोफिल सेल। एयर आएगी, ध्यान देना, एयर में पूरा कंपोजिशन है। अब जो मीजोफिल सेल हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली यहाँ लो कंसंट्रेशन बना हुआ है CO2 का, और जो हवा आई है उसमें हाई कंसंट्रेशन है CO2। तो CO2 डिफ्यूज होके प्लास्टिड के स्ट्रोमा में पहुंच जाती है। हम ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रोमा में CO2 उपलब्ध होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर जो पहले मौजूद थी वो खर्च हो गई, अब यहां पर लो कंसंट्रेशन बना हुआ है। ये केवल सिंपल डिफ्यूजन से ही बाहर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा और इसी को फिक्स करेगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और हम इसको कह सकते हैं कि CO2 का फिक्सेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देंगे, उनका केमिकल कंपाउंड बना देंगे और एटमॉस्फेयर से लगातार CO2 को कम करते रहते हैं पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बस हमारे पास मटेरियल तैयार है, NADH2 तैयार है, ATP तैयार है, ये हाइड्रोजन जोड़ने को एकदम तैयार बैठा हुआ है, ये एनर्जी देने को तैयार बैठा है, जितनी एनर्जी चाहिए ये देगा ATP, और CO2 हमारा एज ए सबस्ट्रेट मौजूद है स्ट्रोमा के अंदर, और एंजाइम्स भी सभी काम करवाने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी न किसी केमिकल के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये रिएक्शन करेगा। भाई अगर इसको रिएक्शन करना है तो किसी न किसी के साथ जोड़ना है। डायरेक्ट NADH2 CO2 को हाइड्रोजन नहीं दे सकता, डायरेक्ट नहीं दे सकता। भाई ऐसा थोड़ी है कि CO2 के साथ तुरंत हाइड्रोजन दे दो और NAD वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। कुछ केमिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगी, स्टेप बाय स्टेप ये एनर्जी का इस्तेमाल होगा, तब जाकर आपका ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या स्टेप हो रहा है, कैसे हो रहा है।
तो मैं आपको सीधा सिंपल समझाऊं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले इसको कोई केमिकल अपने आप से जोड़ने वाला है। कोई केमिकल है जो बोलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कन्वर्जन करूंगा। तो हमको यही देखना है कि ये कौन सा केमिकल है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले जुड़ती है, इसी को पूछा जाता है बहुत बार। तो जब हमने पहला रास्ता जब हम देख रहे थे, C3 साइकिल वाला जब हम रास्ता देख रहे थे, मैं अभी इसी को पहले मेन समझाऊंगा। इसके बाद एक अल्टरनेट दूसरा रास्ता केवल कुछ पौधों में और पाया गया, वो C4 साइकिल था, उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं, जो मेन फोटोसिंथेसिस है उसके दौरान इस CO2 को आखिर कौन लेता है, ये हमको जानना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन है, ध्यान देना, एक कार्बन। और जब ये इस केमिकल के साथ जुड़ेगा और जो कंपाउंड बनेगा वो 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, वो उसमें 3 कार्बन होंगे, ये कंपाउंड आपका बनने वाला है। और चूंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन का केमिकल बनता है ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ CO2, इसलिए इस पूरी केमिकल साइकिल को, रिएक्शन को हम C3 साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल बिकॉज द after fixation of CO2 the first stable compound is prepared that have 3 carbon. So this 3 carbon compound ये जो बनेगा, इसीलिए इस पूरे साइकिल का नाम C3 साइकिल रखा गया है। और ये क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, ये हमको केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बताया था? केल्विन ने। रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया था उन्होंने, और ये पूरा केमिकल को स्टडी किया, कैसे कैसे कंपाउंड कैसे कैसे बन रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा रोल है केल्विन का। अगर ये हमको सही ढंग से नहीं समझाता तो फोटोसिंथेसिस आज भी हमको समझ में नहीं आता। तो केल्विन ने इतना बड़ा प्रोसेस हमको समझाया। तो इस पूरे साइकिल को, जो हम C3 साइकिल की बात कर रहे हैं, इस पूरे केमिकल रिएक्शंस के सीक्वेंस को हम केल्विन साइकिल के रूप में भी जानते हैं। इसको हम केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। केल्विन साइकिल कहो या C3 साइकिल कहो, या इसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी TCA, सॉरी ये TCA नहीं होगा। हाँ, हम इसको बोलेंगे C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं अपने हिसाब से थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। चलिए, हम इन दो नाम को बिल्कुल याद रखेंगे। केल्विन साहब ने हमको ये पूरा सब समझाया था। अब सवाल ये आता है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसके पास एक कार्बन है, ये किसी केमिकल के साथ जुड़कर अगर 3 कार्बन का एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, तो ये किस केमिकल के साथ जुड़ रहा होगा, उसके पास कितने कार्बन होंगे। मैं अगर इस केमिकल की बात करता हूं, इसके पास कितने कार्बन होंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो थ्योरेटिकल देखने से क्या लग रहा है, एक कार्बन इधर है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनना है, इसका मतलब इस सबस्ट्रेट के पास 2 कार्बन होंगे। हमको ऐसा लगता है उस स्ट्रोमा में ऐसा कोई केमिकल है 2 कार्बन वाला, जिसके साथ CO2 जुड़ता है तो 3 कार्बन का एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा था नहीं। इस CO2 को C3 साइकिल के दौरान एक्सेप्ट करने वाला जो केमिकल कंपाउंड था, वो 5 कार्बन का कंपाउंड था। 5 कार्बन का कंपाउंड, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और उस 5 कार्बन के कंपाउंड का नाम था RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। राइबुलोज शुगर है, राइबुलोज शुगर पे कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। राइबुलोज बाइफॉस्फेट इज द CO2 एक्सेप्टर ड्यूरिंग द C3 साइकिल। ये सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है, कौन है जो CO2 को सबसे पहले रिसीव करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे एक 5 कार्बन का कंपाउंड है,
RuBp है जो इस CO2 को फिक्स करता है, और RuBp इस 5 कार्बन की शुगर के साथ एक कार्बन और जोड़ रहा है। यहां पर एक एंजाइम है जो ये काम करवा सकता है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को एंजाइम। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, एक्चुअली ये जो एंजाइम है आपका रूबिस्को एंजाइम, ये राइबोलोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है, इसीलिए इसका नाम रूबिस्को पड़ा। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों काम करवा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ सकता है तो कार्बोक्सिलेज काम करेगा, और अगर ये RuBp के साथ ऑक्सीजन जोड़ सकता है तो ऑक्सीजनेज का काम करेगा। तो ये दोनों पावर रखता है। फिलहाल हमको क्या जोड़ना है? हमको कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? RuBp के साथ। तो 5 और 1 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है, पर वो अनस्टेबल होता है, तुरंत टूट के 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं। ये 2 कंपाउंड बनेंगे जब एक CO2 इसके साथ जुड़ेगा, तो ये 2 कंपाउंड बनेंगे, और ये 2 हर एक के पास 3-3 कार्बन होंगे, और इसका नाम होगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान देना, याद करना है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, phosphoglyceric acid, that is the first stable compound during the C3 cycle that have 3 carbon. After fixation of 1 carbon dioxide with 5 carbon RuBp, 2 PGA will be developed. 2 PGA बन जाएंगे। तो ये स्टेप आपको समझ में आना है। चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया, इसलिए इस पूरे स्टेप को, पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन किसका हुआ है? RuBp का कार्बोक्सिलेशन हो गया। तो चलिए हम सीधा सीधा बात करते हैं, हम इस पूरी प्रोसेस को सिंपल स्टेप में समझते हैं। 3 काम होना है इसमें। पूरा जो C3 साइकिल है इसमें 3 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बन फिक्स होता है, CO2 विल फिक्स, ये जुड़ जाता है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। CO2 इधर आके जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा? RuBp के साथ। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, RuBp, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, एक्चुअली पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर के 1 और 5 के साथ ये फॉस्फोरस जुड़ा रहता है, इसलिए राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये शुगर है, इसके साथ आपका CO2 जुड़ा, तो 3 PGA, कार्बन 3 कार्बन वाले PGA कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आपका बनेगा। यहां फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, फॉस्फोरस जुड़ा है कार्बन नंबर 3 के साथ, इसलिए नाम रखा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये पूरा स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। एक्चुअली आपका कार्बन डाइऑक्साइड अब केमिकल रिएक्शन में आ गया है, और चूंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का है, इसीलिए इसको हमने C3 साइकिल नाम दिया। चलिए, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेशन। अब ऐसे बहुत सारे 3 PGA बनते रहेंगे, एक एक CO2 आता जा रहा है, एक एक CO2 आता जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे CO2 एक आया, बन गया PGA, फिर और CO2 आया, बन गया PGA, फिर और CO2 आया, बन गया PGA। ठीक है, इस तरह से ये PGA बनते चले जाते हैं। अब जब ये सफिशिएंट बनते तो कुछ PGA ये वापस RuBp बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रोमा में अगर RuBp खत्म हो गया तो फिर CO2 को कौन लाएगा?
ये आरयूबीपी आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो कुछ पीजीए जो बन रहे हैं वो तो आरयूबीपी बनाएंगे, और कुछ पीजीए आपस में जुड़कर 3 और 3 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बनाएंगे या कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। सर बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा प्रोसेस अगर चल रहा है और हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाना है, तो ऐसे कितने CO2 लाने पड़ेंगे? ऐसे 6 CO2 जब आ जाएंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा, और बाकी के ये जो आपके कंपाउंड है आरयूबीपी बनाते रहेंगे। चलिए अब आपके हिसाब से मैं पूरा आपके बुक में जो डायग्राम दिया है उससे आपको समझाता हूं। पूरा साइक्लिक चेन है वो आपको समझना है, ठीक है। लाइट रिएक्शन हो गया था, डार्क रिएक्शन। पहला इसमें आपको करना है कार्बोक्सिलेशन। देखिए पूरा साइकिल आप समझिए, बहुत सिंपल आपको इसको जानना है, ज्यादा नहीं आप कंफ्यूज होना है, ये आपको समझना है। स्ट्रोमा में आरयूबीपी था, एटमॉस्फेयर से CO2 आई, आरयूबीपी के साथ CO2 जुड़ा, कार्बोक्सिलेशन हो गया और बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप PGA नाम याद रख लीजिए, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक वाटर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ध्यान देना, पानी लगातार काम आ रहा है फोटोसिंथेसिस में, वहां स्प्लिट हुआ था, यहां पर भी इन्वॉल्व हुआ है वाटर। तो ये कार्बोक्सिलेशन में आपका बना 3PGA, ठीक है। CO2 यूज हो गया आरयूबीपी के साथ, अभी रिएक्शन शुरू हो गया। अब इसको चाहिए हाइड्रोजन, तब जाकर ये बनाएगा ट्रायोज फॉस्फेट। अब हाइड्रोजन कौन देगा? NADH2, NADPH लिखा ना, NADH2 आप इसको मानिए, NADH2 NAD आयन बनाएगा और हाइड्रोजन इसको दे देगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। ये जो 3PGA है फॉस्फोग्लिसरिक है, इसको बनाना है ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा रिडक्शन, ये हाइड्रोजन यहां दे देगा, और ATP भी चाहिएगी ये काम करवाने के लिए, ATP खर्च करना है। और ये दोनों चीज हमको लाइट रिएक्शन में मिला था, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं जो इस एसिड को एक आपका ट्रायोज शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इसको शुगर मानिए, 3-3 कार्बन की शुगर, ये ट्रायोज शुगर है, ठीक है। ये DHAP और PGAL होता है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिलहाल हम केवल इतना समझ रहे हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड आई और ये ट्रायोज फॉस्फेट बना। अब अभी एक ही कार्बन डाइऑक्साइड आई, अब ऐसी जब 6 आ जाएंगी, जब ऐसी 6 आ जाएंगी तब जाकर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपका निकल जाएगा, और बाकी जो हैं वो रीजेनरेट करके आरयूबीपी बनाती रहेंगी। ये आपका 3-3 कार्बन की शुगर है, 3-3 कार्बन की 2 शुगर जुड़कर कुछ ग्लूकोज बनता रहेगा और बाकी आरयूबीपी बनाते रहेंगे। और आरयूबीपी भी जब बनाएंगे, जब उसको बोलते हैं रीजेनरेशन, तो ATP खर्च होगा। पूरा C3 साइकिल 3 स्टेप में हुआ। पहले कार्बोक्सिलेशन करो, फिर जब कार्बन फिक्स हो जाए, 3 कार्बन का एसिड बन जाए, फिर उसका रिडक्शन कर दो। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, कौन जोड़ेगा? NADH2 जोड़ेगा। ATP खर्च होना है, चाहे रिडक्शन करो चाहे आप रीजेनरेशन करो, ATP तो खर्च होना है। तो जब ये रिडक्शन होगा तो यहां पर एक CO2 से ऐसा नहीं है कि तुरंत एक ग्लूकोज बन जाएगा, नो। जब ये लगातार बन जाएगा बहुत सारा, तो कुछ केवल ग्लूकोज बनाएगा और बाकी तो रीजेनरेट करता रहेगा। तो एक साइक्लिक वे में ये पूरा प्रोसेस चलता है, और आरयूबीपी कभी खत्म नहीं होता, आरयूबीपी कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये मान लीजिए 2 बनाया और दोनों के दोनों ग्लूकोज बना दिए, तो फिर आरयूबीपी कहां से आएगा? इसका मतलब पूरी प्रोसेस ये सिस्टमेटिक तरीके से चलनी चाहिए। एकदम याद रखिए कि C3 साइकिल में 3 स्टेप आपके रहेंगे। C3 साइकिल में कितने स्टेप रहेंगे? 3। पहला स्टेप क्या रहेगा? कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़िए, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है।
दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? एसिड के साथ जो आपका PgA बना उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, कौन देगा? NaDH2 देगा, और ये बन जाएगा आपका ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट एक्चुअली शुगर बन रहा है। अब ये शुगर मान लीजिए आपका बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो इनमें से ज्यादातर तो क्या हो जाएगा? वो आपका RUBP दोबारा बनाएगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो रीजनरेशन नहीं करेंगे तो फिर CO2 को कौन लाएगा? ये बनाना ही पड़ेगा। रीजनरेशन होगा तो ये 3 स्टेप हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब जब ये 6 CO2 फिक्स होंगे तब जाकर एक आउटपुट में ग्लूकोज आपको मिलने वाला है। 6 बार ये राउंड चलेगा, 6 बार कार्बोक्सिलेशन होगा, 6 बार रिडक्शन होगा, तब एक ग्लूकोज बेनिफिट में मिलेगा और बाकी का ये RUBP चलता रहेगा। इस तरह से पूरा फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल के दौरान देखने को मिलता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, वाटर भी आपका खर्च हो रहा है, और इसका एक्चुअल में क्या हुआ? CO2 का रिडक्शन हुआ। ध्यान देना, CO2 का क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ा। तो ये आपका ओवरऑल पूरा C3 साइकिल होता है स्ट्रोमा में। और जो एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है उसका नाम जरूर आप याद कर लीजिए, रूबिस्को। राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिजिलेज ऑक्सीजिनेज, ये पूरा नाम है। नेचर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन मिलती है वो रूबिस्को ही होती है। हमने जब बायोमॉलिक्यूल पढ़े थे तो बताया था कि कौन सी प्रोटीन दुनिया में सबसे ज्यादा मिलती है, तो उस प्रोटीन का नाम है रूबिस्को एंजाइम। ये हर प्लांट की हर सेल में ये एंजाइम पाया जाता है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, तभी वो 5 कार्बन की शुगर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर PGA बना पाता है। तो पहले एसिड बनेगा, एसिड से फिर ट्रायोज शुगर बनेगी, ट्रायोज शुगर में से कुछ शुगर तो रीजनरेशन करेंगी, और जब 6 राउंड वाला हो जाएगा तो फिर एक ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। ये आपको थोड़ा सा साइकिल पूरा समझना है, तीनों स्टेप थोड़ा देखना है, और ये स्केच बनाने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई थिंक आपको C3 साइकिल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या खर्च हो गया, कैसे कैसे खर्च हो गया भाई, अभी इसने क्या बनाया, कितना खर्च हो गया। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने राउंड करने पड़ेंगे बताओ तो? अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो C3 साइकिल को 6 राउंड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब 6 राउंड पूरे करेंगे तो फिर यहां पर कितना क्या क्या खर्च होने वाला है बताइए। अगर ये 6 राउंड पूरा करेगा तो आपको ये 6 बार पूरा प्रोसेस चलना है। यहां पर जब हम बात करेंगे अगर 6 CO2 को फिक्स करना है तो हमको 18 ATP खर्च करना पड़ेगा, और लगभग इसमें हमारे 12 NaDH2 ये खर्च हो जाएंगे, तब जाकर आपको एक ग्लूकोज मिल पाएगा। ऐसा करके थोड़ा सा दिमाग में डाटा डाल के रखिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। 6 राउंड चलना है, 18 ATP खर्च होना है, और 12 NaDH2 खर्च होना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगला एक पाथ जिसे हम बोलते हैं C4 पाथवे। C4 पाथवे एक नया रास्ता बाद में हमको पता चला, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद 3 कार्बन का कंपाउंड बनाने की बजाय 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना रहा था। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड की कैसा था? 4 कार्बन वाला था। इसलिए इस रास्ते को हमने नाम दिया C4 साइकिल, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो H एंड स्लेक नाम के 2 व्यक्तियों ने किया था, इसलिए इसको H एंड स्लेक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा नाम याद रखना है, H एंड स्लेक साइकिल, इन 2 व्यक्तियों ने बताया था। तो ये क्या हर पौधे में C4 साइकिल पाया जाता है? आंसर आता है नो।
केवल कुछ स्पेशल पौधे हैं जिनमें ये पाया जाता है, और जिनके अंदर ये पाया जाता है उन पौधों की पत्तियों को अगर एनाटॉमी देखें, उनको काट के अगर उनकी पत्तियों को देखें तो ये सभी प्लांट क्रांज एनाटॉमी दिखाते हैं। क्रांज एनाटॉमी दिखाते हैं। एनाटॉमी का मतलब जब प्लांट की लीफ को काट के देखते हैं तो उसमें मीजोफिल सेल दो टाइप की दिखती हैं। मीजोफिल सेल दो टाइप की दिखती हैं, और अगर पौधे की पत्ती में मीजोफिल सेल दो टाइप की दिखती हैं तो उसको क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं। और जिनमें क्रांज एनाटॉमी होती है केवल वही C4 साइकिल करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल अगर कोई लीफ है तो वो C3 साइकिल ही करती रहेगी। कौन से ऐसे पौधे हैं जो C4 साइकिल करते हैं? आप इसमें मेज, आप इसमें सोरगम, ज्वार, इसमें गन्ना, सुगर केन, कुछ ऐसे मोनोकॉट पौधे हैं जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, ज्यादातर उनमें ये देखा गया। ध्यान देना, गेहूं और चावल मोनोकॉट होते हुए भी उनमें C4 पाथवे नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि हर मोनोकॉट में C4 पाथवे मिलेगा, केवल कुछ स्पेसिफिक प्लांट हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। मक्का में मिलेगा, गन्ना में मिलेगा, और ज्वार जो होता है सोरगम, उसमें भी ये पाया जाएगा। तो हैच एंड स्लैक ने कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर ये एक नया केमिकल रास्ता देखा कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का ना होकर 4 कार्बन का होता है। तो यहाँ पर हम कल की क्लास में बात करेंगे क्रांज एनाटॉमी क्या होता है और ये साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में या 5 नंबर में ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। तो कल की क्लास में हम लोग इसको